आज की स्टोरी टाइम ट्रैवल स्टोरी है ना। आज की स्टोरी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट में हम हमारी फीमेल लीड जियांग को देखते हैं जो कि बेड पर सो रही होती है। तभी बाहर डोर से आवाज आ रही होती है कि तुम किन किन को अपनी जॉब वापस दे दो, तुम्हें कंट्री साइड भेजना सच में अनुचित है। तभी यहाँ पर जियांग उठ जाती है। ये सारी बातें सुनकर बाहर से तो उसके फैमिली मेंबर सभी भी आवाज दिए जा रहे थे कि तुम डोर ओपन तो करो। यहाँ पर तो जियांग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर जियांग सोचती है ये सारी चीजें तो मैंने नॉवेल्स में रीड की थी। ओह नो, इस स्टोरी की तो फीमेल को सभी लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया था और उसका फायदा भी उठाया था। उसे इतना ज्यादा इन लोगों ने हर्ट किया था जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग अपनी फैमिली मेंबर्स किन किन को बहुत ज्यादा कूट रही होती है जो कि उसकी स्टेप सिस्टर है। बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। उसके फादर तो यहाँ पर उसे एक स्लैप चढ़ देते हैं। यहाँ पर फ्लैशबैक एंड होता है। जियांग सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर तो पहले से ही इतने सारे पंगे हो चुके हैं। ये सारा ट्रबल एक दिन पहले ही हुआ था। इस टिप हम तभी भोली भाली बनते हुए कहती है कि जियांग अभी बहुत छोटी है और यंग है। फादर होने के नाते आप अपने बच्चे के साथ कैसे बहस कर सकते हैं। और यहाँ पर मन में सोचती है ये लड़की लगता है हार नहीं मानेगी। देखो मैं कैसे तुम्हारी आंखों में आंसू लाती हूँ। जियांग सोचती है ये बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग वुमेन है। ये एक स्कमबैग वुमेन है जिसने मेरे फादर से मैरिज कर ली। जहाँ तक मुझे इस स्टोरी के प्लॉट से पता है कि ये लोग सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और मुझे उस विलेजर साइड में भिजाना चाहते हैं मैरिज करने के लिए। जियांग भी यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल वॉइस में कहती है कि जब से मेरी मॉम इस दुनिया से चली गई है आपको हमेशा मेरी देखभाल करनी होगी। क्या अब आप एक बाहरी व्यक्ति के लिए मुझ पर हाथ उठाएंगे। फादर भी जियांग के सामने इनोसेंटली बिहेव करते हैं और कहते हैं कि अरे नहीं बेटा सब ठीक है। जियांग कहते हैं कि इस मामले में मैं सचमुच गलत हूँ, आप फिर से इसका जिक्र मत करिएगा। चलिए नीचे चलकर डिनर करते हैं। फिर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। जियांग यहाँ पे सोचती है इस स्टोरी के अकॉर्डिंग फीमेल लीड का एक फियांस होता है जो कि मेरा फियांस होगा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग खेतों पे काम कर रही होती है लेकिन उसे हमारा मेन लीड मिस्टर फू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इससे फीमेल लीड की फैमिली को उसके खिलाफ साजिश रचने का मौका भी मिल गया था। और यहाँ पर मिस्टर फू को दिखाया जाता है। मिस्टर फू जो कि उससे बहुत ज्यादा स्वीटली बिहेव कर रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम्हें प्यास लगी होगी ना, थोड़ा तुम पानी पी लो। एक काम करो तुम मेरे साथ सेना में वापस चलो। बचपन से ही तुम्हें लाड प्यार दिया गया है। मैं तुम्हें इस तरह दुख सहते हुए सफर करते हुए नहीं देख सकता। यहाँ पर उससे बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करती है। कहती है कि मैं यहाँ थकावट से ऊपर ही पहुंची जा रही हूँ और हाँ मैं तुम्हारे साथ सेना में वापस नहीं जा सकती। मत सोचो कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या कर रहे हो। तुम तो बस एक फालतू हो जिसे मेरी मॉम ने उठाया था। तुम तो मुझसे मैरिज करना डिजर्व ही नहीं करते। और उसे एंगल दिखाती है। कहती है कि ये तुम्हारे प्यार की निशानी थी ना, तुम इसे वापस ले लो और चलते बनो। और उसके मुंह पे ही वो बैंगल फेंक देती है और कहती है कि ये एंगेजमेंट मेरी मॉम ने तय की थी, अब वो सब चली गई हैं, अब इस एंगेजमेंट का कुछ भी नहीं बनता है। मिस्टर फूत यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा इनोसेंटली देखते रह गए थे क्योंकि वो जियांग से सचमुच बहुत ज्यादा लव करते थे। जियांग कहती है तुम्हें एक बार में तुम्हारे कानों पर सुनाई नहीं पड़ता क्या, फुट लो यहाँ से। जियांग तो यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर दी थी। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। जियांग सोचती है मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। स्टोरी के हिसाब से उसने फिर दोबारा कभी भी मैरिज नहीं की। वो अकेले ही अपनी जिंदगी बिताया है क्योंकि वो फीमेल से सच में प्यार करता था। जियांग सोचती है वो एक भरोसेमंद व्यक्ति है, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ। खैर मुझे सबसे पहले इस बेशरम फैमिली से निपटना होगा। यहाँ पर तो किन किन बहुत स्वीटली उसे बात कर रही होती है और उसे डिनर सर्व करती है। हर मन में सोचती है जितना तुझे ठूसना है ठूस ले, कुछ दिन बाद तेरी जॉब भी मेरी होगी और तू वही कंट्री साइड जाकर सफर करेगी। फिर यहाँ पर वो जो डिनर उसको सर्व की थी वो उसे वापस कर देती है। कहती है कि मैं ये डिनर नहीं लेना चाहती, मुझे इस बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी है। किन किन कहती है कि मेरा ऐसा वैसा कोई भी मतलब नहीं है, तुम समझो ना। और इसे बहुत ज्यादा इनोसेंटली स्वीटली बात कर रही होती है। जियांग को तो यहाँ पे सब समझ में आ रहा होता है। फादर कहते हैं कि जब तक कि बिल्कुल आवश्यक ना हो मैं तुम्हें कंट्री साइड जाने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ। यहाँ पर तो फादर भी बहुत ज्यादा एक्टिंग बाज थे और कहते हैं कि मैं तुम्हें भेजना तो नहीं चाहता बेटा। इसलिए मॉम कहती है कि आपके फादर ये सब आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। जियांग भी यहाँ पर ओवर एक्टिंग करने लगी थी और रोते हुए कहती है कि फादर मैं आपको छोड़कर नीचे ना चाहती, अगर मैं चली गई तो फिर आप यहाँ पर कैसे रहेंगे। फादर भी एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि मैंने भी इस बारे में बहुत ज्यादा सोचा। जानबूझकर कहते हैं कि जब मैं तुम्हें सेटल कर दूंगा बेटा तब मैं तुम्हारी स्टेप मॉम से डिवोर्स ले लूंगा। स्टेप मॉम भी यहाँ पे झूठ-मूठ कर रोने की एक्टिंग कर रही होती है। और यहाँ पर फादर कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है, वो तो छोटे से लेके बड़े तक पाला है। इनकी एक्टिंग देखकर जियांग सोचती है मुझसे और एक्टिंग नहीं हो सकती। छी, इनकी एक्टिंग देखकर तो मुझे वॉमिट सा फील हो रहा लग गया। अगर मुझे इन दोनों के बारे में ना पता होता तो मैं पक्का ही दो को यहाँ पे खा जाती। जियांग कहती है ठीक है फादर मैं आपकी बात सुनती हूँ, बेहतर ही होगा कि मैं कंट्री साइड चली जाऊँ। यहाँ पर तो सभी लोग खुश होने लगे थे। यहाँ पे जियांग कहती है कि लेकिन मुझे अपनी मैम का वो जेट चाहिए जो वहाँ पे छोड़ गई थी। स्टेप मॉम सोचती है मैंने तो सोचा था कहीं ये प्रॉपर्टी ना मांग ले। खैर
इस बेवकूफ लड़की को उस टुकड़े की पड़ी है झटके। फादर कहते हैं कि हाँ बेटा मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा सेंटीमेंटल टाइप की लड़की हो। फिर सभी लोगों से जेट पेंडेंट दे देते हैं। जियांग कहती है जो कि मैं कंट्री साइड जा रही हूँ तो आप मुझे कितने पैसे देंगे फादर, आपके कितने पैसे देने की मुझे प्लानिंग है। फादर कहते हैं कि मुझे पता है बेटा कि तुम एक कष्ट सहन नहीं कर सकती, जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 2000 युआन दे दूंगा। जियांग कहती है कि फादर क्या मैं आपको भिखारी दिखती हूँ जो आप मुझे इतने से पैसे दे रहे हैं। जियांग कहती है कि इतनी ज्यादा ठंडी रहती है, कम से कम 5 रजाइयाँ होनी चाहिए, मशीनें होनी चाहिए, मुझे सारा सामान चाहिए। मुझे पता है कि जब वो कंट्री साइड जाती हैं तो उन्हें छात्रावास में सोना पड़ता है, मैं वहाँ ऐसे तो नहीं रह सकती बिल्कुल भी, मुझे खुद का घर चाहिए। फादर कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा बता रही हो, तुम्हारे लिए तो 10,000 युआन भी कम होंगे। स्टेप मॉम कहती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, यहाँ पर तो स्टेप मॉम का बेटा मौजी कहता है इस तरह बात कैसे कर सकती हो, इतना सारा पैसा ग्रामीण इलाकों में कौन लेके जाता है। जियांग कहती है ठीक है इतनी सी बात तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जाना ही नहीं है कहीं। यहाँ पर तो पूरी फैमिली टेंशन में आ गई थी। मौजी कहता है कि फादर ये तो अभी भी एक छोटी सी बच्ची है, इसे इतने पैसों की क्या जरूरत है, मैं नहीं चाहता कि इसे इतने सारे पैसे मिले। यहाँ पर तो जियांग सीधे उठकर उसे एक स्लैप देती है। स्टेप मॉम कहती है कि मोदी तुम्हारा ब्रदर है, तुम उसके ऊपर हाथ कैसे उठा सकती हो। जियांग कहती है कि ये किंग और ये मौजी जब छोटे थे तो इन लोगों ने मेरी जियांग फैमिली का सब कुछ खाया है, कपड़े खाने से लेकर हर एक चीज सब कुछ जियांग फैमिली का यूज किया है, और ये सारा पैसा मेरी मॉम का है। मैं इस पैसे को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती हूँ, चाहे मैं सारे पैसे को नदी में ही क्यों ना फेंक दूं, ये सिर्फ मेरी मर्जी होगी। फिर फादर भी उसकी बातें मान जाते हैं पैसे देने के लिए। इतना हल्ला गुल्ला सुनकर जियांग कहते कि फादर मैं बैंक में जाकर चेक करवा लूंगी कि बैंक में कितने पैसे हैं। फादर सोचते हैं कि मैं इसे बैंक की कॉपी को चेक नहीं करवाने दे सकता, वरना इसे पता चल जाएगा कि आज तक मैंने पैसे को कितना ज्यादा घपला किया है और कितना ज्यादा पैसा सीक्रेटली छुपाया है। फादर कहते कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जियांग सोचती है कि इस फैमिली में भी तो खजाना रखा हुआ है, मुझे एक पैनी भी यहाँ नहीं छोड़नी, मैं सारा पैसा लेकर जाऊंगी। फादर कहते हैं कि तुम किन को अपनी जॉब ट्रांसफर करवा देना, क्योंकि तुम अभी इधर रहोगी ही नहीं तो फिर तुम्हारी जॉब का क्या होगा, तो किन तुम्हारी जॉब को संभाल लेगी। जियांग कहती है ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। फादर तो शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या, अब कौन सा पैसा। जियांग कहती है कि ऑफ कोर्स जॉब खरीदने के लिए पैसा, जॉब यूं ही नहीं मिल जाती है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, और वैसे भी आजकल तो बाहर जॉब ढूंढना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है, तो आप समझ रहे होंगे ना फादर, मैं वैसे भी ऑफिस में काम करती हूँ, मैं तुम्हें 1000 युआन में अपनी जॉब दे दूंगी किन को। किन कहती है कि कैसी बातें कर रही हो। जियांग कहती है कि ये जॉब मेरी है, मैं एग्री नहीं करती, और वैसे भी जब तक मैं एग्री नहीं करूंगी तब तक तुम्हें जॉब तो मिलने से रही। तो यहाँ पे किन भी लड़ने लगी थी, कहती है कि तुमने पहले ही पूरे सारे पैसे जियांग फैमिली के ऐड लिए हैं। जियांग कहती है कि लिमिट्स में रहकर बात करो, कि मैंने जियांग फैमिली का कोई पैसा नहीं ऐड लिया है, ये मेरा ही पैसा है, मेरी फैमिली का पैसा मेरा ही है बस, और वैसे भी मैं तुम्हें जॉब अपनी दे रही हूँ और मैं तुमसे पैसे ले लूंगी। और हाँ मैंने तुम्हें कभी भी इतने सेमलेस तरीके से बातें करते कभी नहीं देखा, कहीं की आता जाता कुछ है नहीं, और ये वीक और इनोसेंट बनने का मुखौटा अपने फेस पे लगाए घूमती रहती हो, तुम एक बेशरम सेमलेस टाइप की बंदी हो। फादर चिल्लाकर कहते हैं कि तुम दोनों चुप रहो, और जियांग मैं तुमसे होप नहीं करता कि तुम किन से अच्छी तरीके से बिहेव करो, लेकिन तुम्हें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी स्टेप मॉम ने तुम्हारे इतने सालों तक ख्याल रखा है। जियांग कहती है कि मेरे कान पक गए तुम्हारी इस तरह की बातें सुन सुनकर, और हाँ मैं तुम्हें एक स्पष्ट रूप से बता दूं, मुझे 1000 युआन से एक पैनी भी कम नहीं करूंगी, और अगर आप लोग मेरे साथ गड़बड़ करने की हिम्मत करते हैं मैं कल ही अपने थर्ड अंकल से मिलने के लिए जाऊंगी, उन्हें मेरे लिए न्याय करने के लिए कहूंगी। फादर तो यहाँ पर थर्ड अंकल का नाम सुनकर काफी इस तरह डर जाते हैं। इतना कहकर जियांग वहां से चली जाती है। तो सिर्फ फादर यहाँ पर सोचते हैं और कहते हैं कि वो जितना पैसा मांगे उसे दे दो, वरना वो थर्ड अंकल के पास गई तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जियांग उस जेट पेंडेंट में अपना थोड़ा सा ब्लड डालती है, जैसे ही उसमें ब्लड एक्टिवेट होता है तभी वो दूसरी दुनिया में कोई चली गई थी। जियांग कहती है कि कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल सी जगह है। सिस्टम बोलता है बुक के हिसाब से तुम्हें कुछ पावर्स भी मिल जाएंगी। उसे ये पावर्स मिली थी कि वो चुटकी बजाकर कोई भी सामान गायब कर सकती थी और कोई भी सामान ला सकती थी। जब जियांग रूम में होती है तभी यहाँ पर किन आती है और उसे पैसे दे देती है जॉब के लिए। जियांग तो उसे पैसे लेकर तुरंत ही डोर लॉक कर देती है, जिससे बेचारे किन के तो नोज पे चोट लग गई थी और उसकी नोज पूरी तरीके से रेड हो गई थी। बाद में मम मोजी और किन को मेडिसिन लगा रही होती है। मोजी के तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। मम कहते हैं कि बहुत जोर से कूद डाली है क्या वो तुझे। यहाँ पर तो फैमिली में काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। कहते हैं कि कुछ दिन की बात है, फिर वो तो चली जाएगी कंट्री साइड में और सफर करेगी। फिर लोग प्लानिंग बनाते हैं, अभी हमें प्लानिंग नहीं बताई जाती। नेक्स्ट सीन में जियांग को चोर दिखते हैं जो कि जियांग फैमिली का सामान चुराने के लिए आए हुए थे। जियांग उनकी बातें सुन लेती है। जियांग उस चोर का फेस देखकर सोचती है ऊपर से ये तो उस स्टेप मॉम का नेफ्यू है। तभी जियांग अंदर जाकर सारा सामान गायब कर देती है और काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि जियांग को स्टेप मॉम का प्लान समझ में आ गया था
वो सारा सामान चोरी करवा देती और फिर जियांग से कहती कि सारा सामान तो चोरी हो गया, अब हम तुम्हें क्या दें। इस तरह तो सामान भी ना चाहता। नेक्स्ट सीन में जियांग अंकल जो के पास जाती है और अंकल जो के बारे में बात करें तो अंकल जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वो जियांग को अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। अंकल जो के गले में प्रॉब्लम थी, जियांग उन्हें सूप वगैरह देती है जिससे उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। यहाँ पर अंकल कहते हैं वैसे तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी, तुम्हें मेरे घर पर आने का टाइम कैसे मिल गया? मैंने अपनी जॉब को बेच दी। अंकल कहते हैं कि कौन सी जॉब बेच दी? अंकल गुस्से में कहते हैं कि क्या उस बुड्ढे ने फिर से तुम्हें गुस्सा दिलाया? यहाँ पर तो वो जियांग के फादर की बात ही कर रहे थे। जियांग कहते हैं कि वो लोग ना मुझे कंट्री साइड भेजने के लिए कह रहे हैं। अंकल तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हें जाने के लिए कैसे कह सकता है। जियांग कहते हैं कि अंकल आप नाराज मत होइए और हंसते हुए कहती है कि अंकल मुझे लगता है कि उनका सफाया वैसे भी होने ही वाला है। और यहाँ पर वो अंकल कान के पास आकर कहती है कि मुझे ना एक सीक्रेट रूम मिला है, वहाँ पर काफी ज्यादा सोना चांदी वगैरह सब कुछ रखा था। मैंने सारा सोना चांदी सब कुछ पैक कर दिया और अपने पास रख लिया। अंकल कहते हैं कि अच्छा प्लान है, वो बुड्ढा तुम्हें कितने सालों से धोखा दे रहा है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम उस बुड्ढे की बायोलॉजिकल डॉटर हो। से मैं कहते हैं कि मैं उस बुड्ढे को छोड़ूंगा नहीं, उड़ा दूंगा गन से। जियांग ने शांत कराने की कोशिश करती है, कहती है कि ऐसा नहीं करना, हमें ऊपर उन्हें नहीं पहुंचाना, इसका कोई और विचार करते हैं ना। कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर उनके कान के पास आकर कुछ कहती है कि तुम्हें नहीं पता चलता कि उसने क्या कहा है। नेक्स्ट सीन में वो घर पर आती है और जोर से चिल्लाती है मेरे घर पे चोरी हो गई। बाद में पुलिस उससे पूछ रही होती है कि आपका क्या क्या सामान चोरी हुआ। वो सब कुछ बताती है कि मेरे सारे इंपॉर्टेंट सामान चोरी हो गए। बाद में स्टेप मॉम आती है और यहाँ पर तो कजन की मॉम बहुत ज्यादा रो रही होती है। कहती है कि मेरे बेटे को पुलिस उठा कर ले गई, आप उसे बचाइए। तभी वहाँ पर जियांग आती है अंकल के साथ। तभी जियांग यहाँ पे डोर कीज से खोल देती है। फादर कहते हैं कि वो वाली कीज लग क्यों नहीं रही थी। जियांग कहती है क्योंकि जिस दिन आप लोग गए थे उसी दिन उसके अगले दिन ही घर पे चोरी हो गई, घर का सारा सामान खाली कर दिया गया है। स्टेप मॉम कहती है कि पुलिस ने क्या कहा? जियांग कहती है पुलिस ने कहा है कि ये कोई फैमिलियर व्यक्ति ही है। चोरी का सुनकर फादर अंदर आते हैं और घर के अंदर का नजारा देखकर तो वो तो शॉक हो गए थे क्योंकि वहाँ पर पूरा घर सफाया था, कुछ सामान भी नहीं बचा था, सारा चोरी हो गया था। फादर गुस्से की वजह से जोर से चिल्लाते हैं। फिर वो स्टेप मॉम के पास जाते हैं। स्टेप मॉम भी अंदर आ चुकी थी। फादर उसे एक स्लैप चढ़ देते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। स्टेप मॉम कहती है कि मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लीजिए, मामला ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। किन भी कहती है फादर आप शांत हो जाइए। फादर कहते हैं इसका आपसे कोई भी लेन देन नहीं है, तुम तो चुप ही हो जाओ। यहाँ पे पुलिस आ जाती है और स्टेप मॉम को ले जा रही होती है और कहती है कि आपके कजन ने आपका ही नाम लिया है। कजन की मॉम कहती है इसका मतलब कि मेरे बेटे को इस वुमन ने ही उकसाया था। और यहाँ पर तो ये भी आकर स्टेप मॉम के बैंड बजा देती है। अब तो यहाँ पर पुलिस ही इन लोग को अलग करती है। फादर कहते हैं मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कि काफी ज्यादा डरपोक और काइंड है, वो ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं करेगी। कहते हैं कि मैं केस वापस लेता हूँ। पुलिस कहती है इसका मतलब ये है कि हम इस मामले को बंद कर दे, ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। फादर कहते हैं आखिरकार हम एक फैमिली हैं। फिर यहाँ पर जियांग आती है और गुस्से में कहती है आप होते कौन है केस वापस लेने वाले? यहाँ पर मेरा सारा पैसा चोरी हो गया है जो कि मुझे मिलने वाला था। फादर कहते हैं कि तुम अपने फादर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? जियांग तो ने एक स्लैप चढ़ देती है और कहती कि चुप रहिए बिल्कुल, तो आपकी वाइफ और उसके कजन ने मेरा सामान ले लिया है, अब आप तुम मत ही बोलिए। जियांग पुलिस से कहती है मैं चाहती हूँ कि आप इसे जल्दी जल्दी यहाँ से ले जाएं मेरी स्टेप मॉम को, मैं इसे समझौता तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। यहाँ पर तो पुलिस ले जा रही होती है। तभी यहाँ पर किन कुछ ज्यादा ही बोल रही होती है। कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे कर रही हो, और उसी के ऊपर इल्जाम लगाने लगी थी। जियांग कहती है कि ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है, इसे भी आप अपने साथ ले जाइए। पुलिस उसे भी घसीट कर ले जाती है अपने साथ। जियांग फादर से कहती है कि तुम जल्दी जल्दी इस घर से निकल जाओ, वरना मैं अंकल चांग से कह दूंगी, वो तुम्हें जल्दी से निकाल देंगे। फादर कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। फिर यहाँ से फादर को निकाल देते हैं। जियांग फादर के पीछे मैंस को कुछ रखी हुई थी। बाद में वो मैंस आकर बताते हैं ये तय खाने में मिला, आपके फादर ने रखा है चुपके चाप। फिर अंकल ये सुनते हैं, उनका तो माथा सटक जाता है। कहते हैं कि बोलो तो मैं 2 मैंस को भेजकर उसका काम तमाम कर दूं बुढ़े का। जियांग उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हमें ये स्वयं करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक सोल्यूशन है। नेक्स्ट सीन में किन को बेल मिल गई थी और यहाँ पर तो जियांग को बदनाम करने की कोशिश करी थी। यहाँ पर मोहल्ले के सभी लोग भी सुन रहे होते हैं। कहती है कि उसने मुझसे 1000 वॉन भी ले ली, मुझे जॉब भी नहीं थी, और जो हमारे साथ इतना ज्यादा गलत किया सब कुछ जियांग के खिलाफ बताने लगे थे। तब यहाँ पे जियांग आ जाती है। फिर वो सबको सच बता देती है। तो यहाँ पर तो फिर सभी लोग उस किन के खिलाफ बोलने लगे थे और कहते हैं कि कितनी ज्यादा क्रूअल है। जियांग इतना कहकर अंदर चली जाती है। यहाँ पर तो किन को सभी लोग टॉन्ट मारने लगे थे। तभी यहाँ पर उसका ब्रदर मोजी आ जाता है और उसे बचाता है। वहाँ पर वो सभी लोग को भगाते हैं। किन कहते हैं कि फादर कहाँ है। मोजी कहता है कि हमारे फादर एक स्मगलर थे, उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है। नेक्स्ट सीन में जियांग विलेज जा रही होती है अपने फियांसे से ढूंढकर मैरिज करने के लिए। यहाँ पर तो अंकल उसे छोड़ते टाइम काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। अंकल की आंखों से तो आंसू तक आ गए थे क्योंकि वो जियांग को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। तो उसी तरफ यहाँ पर मौजी और किन की हालत तो बहुत खराब हो गई थी। एक बंदा सामने खा रहा होता है कुछ और ये लोग घूर रहे थे।
दूसरी तरफ जियांग जब ट्रेन से आ रही होती है तभी एक बंदे से टकरा जाती है। वो बंदा काफी अजीब बिहेव करता है। तभी जियांग जब अपनी सीट पे बैठी हुई थी तभी वहाँ पास पुलिस इंस्पेक्टर्स आते हैं। यहाँ पर तो पुलिस कहती है कि आपने अभी किसी व्यक्ति से टकराई हुई थी ना। जियांग कहते हैं कि हाँ, वो बंदा काफी अजीब बिहेव कर रहा था। जियांग यहाँ पर फिर उस बंदे की ड्राइंग बनाकर दे देती है। दूसरी तरफ मिस्टर फू को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें भी अंकल जो के द्वारा पता चल गया था कि जियांग वापस आ रही है उससे मैरिज करने के लिए। वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अभी हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नेम जिजी होता है। जिजी कहती है इस बार मैं उसे पटा लूंगी, 5 लाख जैसे मेरा हाल नहीं होगा। तभी यहाँ पर वो थोड़ा सा जियांग से टकरा जाती है। वो सोचती है ये मुझे जियांग जैसी क्यों लग रही है। फिर सोचती है कि यार छोड़ो, वो यहाँ पे क्या ही करेगी, इसका मतलब जिजी का भी रीबर्थ हुआ है। मिस्टर फोर्थ यहाँ पर खुशी की वजह से उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पर आ गए थे। तभी पीछे साइड से जियांग भी आ रही होती है और आगे पे जिजी खड़ी थी। तभी यहाँ पर जिजी फू को देखती है, वो तो खुश हो जाती है। वो सोचती है कि वो मुझे लेने के लिए आया है। वो यहाँ पर दौड़कर जियांग के पास जाता है। तभी पीछे से एक बंदे की टक्कर लगती है जिसे जियांग गिरने वाली थी। वो उसे पकड़ लेता है जिससे इन दोनों के बीच आई कांटेक्ट हो गया था। जियांग कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। और मन में सोचती है हाय, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे कई ज्यादा हैंडसम है। ऐसा लगता है इस बार मैं राइट प्लेस पर आ गई हूँ। मिस्टर फू कहता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं तुम्हें गेस्ट हाउस लेके चलता हूँ। जियांग कहती है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, जियांग। तभी जियांग को वो कार में बैठा आता है। तभी यहाँ पर जीजी लू से बात करने के लिए आती है और कहती है कि मैं आपकी सिस्टर इन लॉ की फ्रेंड हूँ, मैं उनको जानती हूँ। मिस्टर फू सोचता है आई थिंक ये वही होनी चाहिए जिसका बारे में मेरी सिस्टर इन लॉ बोल रही थी। मिस्टर फू कहता है कि ठीक है तुम जाकर कार में बैठो। फिर यहाँ पर ये लोग एक होटल में आ गए थे। फिर ये लोग रूम लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पर होटल की मैनेजर कहती है एक रूम 3rd फ्लोर पर है और एक 4th फ्लोर पर। यहाँ पर केवल 2 ही रूम हैं। जी सोचती है मैं तो इसे बिल्कुल भी रूम शेयर नहीं करने दूंगी मिस्टर फू के साथ। जी कहती है मैं जियांग के साथ रूम शेयर कर लूंगी। और मन में सोचती है मैं इन दोनों को अकेले रहने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जियांग सोचती है ये मुझे घूर घूर कर क्यों देख रही है जब से, और बिल्कुल वियर्ड सा फेस बना रही होती है उसकी तरफ देखकर। मिस्टर फू तो उसका फेस देखकर समझ जाता है और कहता है कि जियांग को स्ट्रेंजर के साथ रहने की आदत नहीं है, वो मेरे साथ रूम में रह लेगी। फिर जियांग लो के साथ जाते हुए कहती है वो जो लड़की थी ना वो तुम्हारी तरफ ना अट्रैक्टेड थी आई थिंक। मिस्टर फू तो यहाँ पर काफी ज्यादा वरीड हो जाते हैं और घबराते हुए इनोसेंटली बोलते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम चिंता मत करो। अगर उसके विचार गलत हैं तो मैं उसे कल ही किसी को ढूंढने के लिए कहूंगा और उसे यहाँ से जल्दी भगा दूंगा। फिर ये लोग रूम में आ गए होते हैं। जियांग फू से कहती है चलो हम लोग अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि मैं फ्यूचर में तुम्हारी अच्छी वाइफ नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मुझे खाना तक बनाना नहीं आता और मुझे कोई भी काम नहीं आता। फू कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम एक अच्छी खाना बना सकती हो या नहीं बना सकती, और हम जल्दी ही मैरिज कर लेंगे। जियांग भी मान जाती है। बाहर से तो चीज़ें सारी बातें सुन रही होती है, तभी उसे हल्ला हो जाता है। जियांग और फू बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा रूम तो 3rd फ्लोर पर है ना। यहाँ पर तो जियांग नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और अपनी स्कर्ट को बहुत ज्यादा शॉर्ट कर रखी थी उसने। फिर वो बंदा कहता है कि तुम अपनी स्कर्ट सही करो और बटन लगाओ इस पे। तभी यहाँ पर वो सही करती है और कहती है मेरा ध्यान नहीं था, और कहती है मैं यहाँ पर कॉमरेड फू को थैंक यू कहने के लिए आई थी। जियांग कहती है तुम यहाँ पर मेरे फियांस को देखने के लिए यहाँ पे क्यों आई हो। जीजी कहती है कि मैं बस उनसे बात करना चाहती थी। जीजी यहाँ से चली गई होती है। फू वही बंदे से कहता है कल तुम मेरे लिए मैरिज सर्टिफिकेट का सारा इंतजाम कर देना, मैं कल मैरिज करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ये लोग मैरिज कर लेते हैं, बस इन्हें सर्टिफिकेट मिलना बाकी था, वो कुछ टाइम बाद मिलेगा। बाद में लोग को कुछ अर्जेंट काम आ जाता है इसलिए वो चला जाता है। जियांग घर पर आ गई थी और वो सिस्टर इन लॉ से मिलती है। वो तो जियांग से बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करती है, वो भी उसके साथ था। बाद में जियांग फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाती है और वो भी जाता है। बाद में जब रिपोर्ट आती है तो उन्हें पता चलता है कि जियांग में बॉडी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और उसे प्रेगनेंसी में भी दिक्कत होगी। जियांग सोचती है मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पक्का कुछ गलती हुई है और कुछ गड़बड़ तो हुई है, मुझे शक हो रहा है। फिर वो डॉक्टर से कहती है मैं चाहती हूँ कि इसे दोबारा चेक करिए, मुझे गड़बड़ लग रही है। फिर जब डॉक्टर बाद में चेक कर रहा होता है तो जियांग की सारी रिपोर्ट्स जो होती नॉर्मल निकलती है। एक्चुअल में यहाँ पे पंगा ये हुआ था कि जीजी वही हॉस्पिटल में नर्स थी और उसने रिपोर्ट चेंज कर दी थी। फिर डॉक्टर मिस्टर फू को सब कुछ बता देते हैं कि जियांग की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, और वो भी यहाँ पर जियांग के पास आकर सब कुछ बताता है। नेक्स्ट सीन में जियांग एक पंगे में फंस जाती है। यहाँ पर तो ये जीजी की वजह से फंसी हुई थी कि अपनी मैरिज को नष्ट करने के लिए सब कर रही थी। फिर जियांग भी सारी रिपोर्ट्स और सबूत दिखाती है। अब तो यहाँ पर जीजी का भी पत्ता कट हो जाता है। जीजी कहती है इसने अपनी फैमिली तक का सब कुछ चोरी कर लिया। फिर यहाँ पर जियांग भी सारे एविडेंस दिखा देती है। जीजी फंस जाती है, कहती है कि इस जीजी ने मुझे झूठ मूठ का बदनाम करने की कोशिश की है, मैं होप करती हूँ कि आप लोग मुझे न्याय दिलाएंगे। तो इस चीज से बर्दाश्त नहीं होता, वो चिल्लाने लगती है, कहती है कि अगर तुम मेरे और फू के बीच नहीं आती तो मेरी मैरिज होती फू से, न कि तुम्हारी, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जियांग को धक्का देती है। जियांग फू के पास जाकर गिरती है, वो उसे पकड़ लेता है। मिस्टर फू गुस्से में जीजी को धक्का देता है, जीजी नीचे जाके गिर जाती है।
और कहता है कि मेरी भाभी मेरे लिए अच्छी है और ये बेफालतू की गॉसिपिंग करना बंद करो। जियांग से कहता है कि तुम ठीक हो। तभी उन्हें मैरिज का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग की फर्स्ट नाइट थी। तभी फू को एक मिशन के लिए कॉल आ जाता है। फू कहता है कि माफ करना, आज हमारी मैरिज की रात है, लेकिन मैं ठीक से आपका साथ नहीं दे सकता। जियांग कहते हैं कि इसमें दुख की क्या बात है, तुम देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक हो और ये तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट मिशन है। हमें तो अपनी पूरी लाइफ अभी लंबा सफर तय करना है ना। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी, तुम चिंता मत करो। वो कहता है कि मैं चिंता कैसे न करूँ, यहाँ के एरिया में लाइट वगैरह भी गोल होती रहती है। और उसे हक कर लेता है। लू कहता है कि बेड के साइड टेबल पर काफी सारी कैंडल्स रखी हुई है। मनाम से है ना, जियांग यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। यहाँ पर ये दोनों ही इमोशनल थे और एक दूसरे को हक करते हैं। फिर जियांग कहती है तुम अपनी सुरक्षा पर ध्यान रखना और सावधान रहना। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। फू वहां से जाने लग गया था। फिर वो उसे एक बार वापस आके उसे हक करता है। फिर वो चला गया था। ऐसे ही काफी टाइम तक जियांग कैलेंडर में देख कर फू का वेट करती है। इंडियन फू आ जाते हैं और सामने पे खड़ा था। जियांग उसे दौड़ के जाकर हक करती है और कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरे हबी। वो भी उसे हक कर लेता है। फिर ये लोग किस करते हैं और बहुत ज्यादा खुश थे। इसी के साथ हमारी स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये स्टोरी जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए